चंदा, तुम्हें याद है हम तीनों कितने अच्छे से रहते थे? माँ, मैं पिताजी को खेत से बुला लाती हूँ। खाने का वक्त हो गया है। वे काफी देर से खेत में काम कर रहे हैं। और देखो ना, आज धूप भी कितनी तेज है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। बहुत धूप है और तुम्हारे पिताजी सुबह से बिना कुछ खाए ही खेतों पर काम करने चले गए हैं। जाकर उन्हें बुला ला। मीरा अपने पिता को बुलाने खेत पर चली जाती है। तेज धूप के कारण रघु थककर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी मीरा वहां पहुंचती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप यहाँ धूप में कब से बैठे हैं? माँ बुला रही हैं। खाना तैयार है। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। बिटिया, खेत का काम देखे बिना मन नहीं मानता। लेकिन सच कहूं तो धूप बहुत तेज है। अब थोड़ा थक भी गया हूं। बस पिताजी, अब चलिए। माँ भी परेशान हो रही हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बिना खाए इतना काम करें। तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही चिंता, वही लगन। चल, तेरे साथ घर चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए। वैसे भी माँ ने आपको घर बुलाया है। वह कह रही थी कि आप बिना कुछ खाए ही यहाँ आ गए, और इस बात पर वह गुस्सा भी कर रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे माँ से डांट खिलवाने के लिए आई हो ताकि मैं घर जाऊं और तुम्हारी माँ मुझे डांट सके। नहीं पिताजी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो आपको माँ की डांट से बचाने के लिए आई हूँ, ताकि आप जल्दी से घर पहुँच जाएं और आपको माँ की डांट न सुननी पड़े। अच्छा, चलो घर चलते हैं। नहीं तो तुम्हारी माँ हम दोनों को घर में नहीं रहने देगी और हमें रात भर बाहर सोना पड़ेगा। दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां रघु का भाई श्याम मिल जाता है। क्या हुआ भैया, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी चले? और मेरी बिटिया कैसी है, बताओ। भैया, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मीरा जैसी बेटी मिली, जो दिन रात बस तुम्हारे पीछे पीछे रहती है। काश भगवान मुझे भी ऐसी बेटी देता। श्याम, ऐसे क्यों बोलते हो? ये तो तुम्हारी ही बेटी है। क्या तुम इसे अपनी बेटी नहीं मानते? हाँ 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 भैया, मेरी तो यही बेटी है। बस मैं तो यूं ही बोल दिया। दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रघु अपने गांव में सबसे ज्यादा जमीन वाला किसान है और उसकी आमदनी पूरे गांव में सबसे अधिक है। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार किसान है। वहीं उसका भाई श्याम, जिसकी नजर हमेशा रघु की संपत्ति पर रहती है, एक कामचोर है। उसे दिन भर बस आराम करना पसंद है और वह सिर्फ रघु की संपत्ति पर नजर लगाए रहता है। रघु रात को घर जाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी खाना खाकर सोने चला जाता है। पर वहीं दूसरी ओर उसका भाई श्याम रघु की जायदाद पर नजर गड़ाए रहता है और किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहता है। सरिता, पता है आज रघु भाई से मिले थे? उनके पास कितनी संपत्ति है। काश कोई उपाय होता और हम उनकी संपत्ति हथिया लेते। कितना मजा आता बिना मेहनत के। काश पूरी जायदाद हमें ही मिल जाती। तुम सही कह रहे हो। वैसे भी उनकी तो एक ही बेटी है। अंत में देखना, उनकी सारी जायदाद हमारी ही होगी। लालची श्याम और सरिता की बुरी नजर रघु की संपत्ति पर थी। एक दिन अचानक रघु को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके गम में उसकी पत्नी भी चल बसती है। अब सारा बोझ मीरा के कंधों पर आ जाता है। संपत्ति के लालच में सरिता मीरा को अपने साथ ले जाती है और पूरे गांव को यह दिखाती है कि वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। गांव वाले सरिता की बातों में आ जाते हैं और मीरा को उसके चाचा के पास छोड़ देते हैं।
यह सारी बातें याद करके चंदा और हीरा रोने लगते हैं। उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और मीरा की यह हालत देखकर उनका दिल भर आता है, लेकिन फिर भी वे अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं पाते। तभी वहां मीरा रोते हुए आ जाती है। आज अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। क्यों माँ, तुम मुझे छोड़कर चली गईं? क्यों पिताजी, आप तो कहा करते थे कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मीरा रोते रोते वहीं सो जाती है। उसकी माँ और पिताजी यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उनका दिल भी टूट जाता है। अरे ओ महारानी, क्या हुआ? रात की नींद अभी तक नहीं खुली? चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। झाड़ू पोंछा और खाना सब करके फिर जंगल से लकड़ियां लेने चली जाओ। ठीक है चाची, मैं अभी जाकर कर देती हूँ। पहले चंदा और हीरा को दाना डाल दूँ। नहीं, पहले इन्हें दाना मत डाल। तेरे जैसी ही हैं ये दोनों। तेरी चंदा और हीरा बस खाना तो पूरा खाती है, पर काम एकदम तेरे जैसा करती है। मीरा बिना दाना डाले दुखी होकर अंदर चली जाती है और वहां से उसकी चाची भी चली जाती है। तभी चंदा और हीरा आपस में बातें करने लगते हैं। सुनिए, कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमारी बच्ची तो ऐसे मर जाएगी। काम करते करते मेरी बच्ची को तो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, फिर वह कैसे ऐसी जिंदगी काटेगी? आप कुछ कीजिए। क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं अपनी बच्ची को यहाँ से कैसे निकालूं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ मीरा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके चाचा चाची दिन भर मीरा से काम करवाते रहते और रात को उसे 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं देते। चंदा, हीरा, तुम दोनों ही तो हो जो मेरी बातें सुनते हो। तुम्हारे सामने मुझे कुछ कहने से पहले सोचना नहीं पड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी कैसे ठीक होगी और मैं इन सब से कैसे बच पाऊंगी? पता नहीं, अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं कब की मर चुकी होती। कम से कम तुम दोनों से मैं बातें तो कर लेती हूँ। भले ही तुम्हें मेरी बातें समझ ना आती हूँ, पर कोई तो है जो मेरी बातें चुपचाप सुनता है। मीरा यह सब बातें कहकर बहुत रोती है और रोते रोते रात को वहीं बाहर सो जाती है। चंदा, हमें इसे बता देना चाहिए कि हम दोनों इसके साथ हैं। शायद तभी इसे थोड़ी राहत मिले और हम तीनों मिलकर श्याम और सरिता को ठीक करने का कोई उपाय ढूंढ पाए। नहीं, अभी हम बता नहीं सकते, कुछ और सोचना होगा। चलो देखते हैं, शायद कोई भला आदमी मिल जाए जो हमारी मीरा की इस नर्क से निकलने में मदद करे। चंदा और हीरा उड़कर किसी भले इंसान की तलाश में चली जाती है। तभी उन्हें जंगल में लकड़ी काटता एक लड़का दिखाई देता है। दोनों पेड़ पर बैठकर उसे निहारती हैं। अचानक हीरा अपने पैरों से नीचे गिर जाता है और चंदा रोने लगती है। तभी किशन हीरा को गिरा हुआ देखकर आता है। उसे उठाकर मदद करने की कोशिश करता है और देखता है कि कहीं हीरा को चोट तो नहीं लगी। यह सब देखकर चंदा और हीरा समझ जाती हैं कि किशन दिल का बहुत साफ इंसान है और यही वह व्यक्ति है जो उनकी बेटी मीरा को इस नर्क से बाहर निकालने में मदद करेगा। हीरा और चंदा रोते रोते किशन से मदद मांगते हैं और विनती करते हैं कि वह उनकी बेटी की मदद करे। हीरा अपनी सारी बातें किशन को बता देता है। किशन थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर मदद करने के लिए राजी हो जाता है। किशन, मेरी बेटी को बचा लो। तुमसे ही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना उसके चाचा उसे मार डालेंगे। हमारी बच्ची को उस नर्क से निकाल दो। हम दोनों तुमसे मदद मांगते हैं। किशन तैयार हो जाता है मीरा के चाचाओं को सबक सिखाने और मीरा को उनसे बचाने के लिए।
क्या घर पर कोई है? कौन है? क्या हुआ? क्या चाहिए? सुबह सुबह कौन आ गया? जी, मैं तो काम ढूंढने आया हूँ। गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि आप बहुत दयालु हैं। आप ही मुझे काम दे सकती हैं। आपके पास बहुत खेत है। क्या आप मुझे काम पर रख लेंगी? अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। घर के काम के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरे पास नौकर है। तुम एक काम करो, तुम खेत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए श्याम से बात कर लूंगी। सरिता की बातें सुनकर मीरा को बहुत दुख होता है। वह सोचती है, घर इसका है, खेत इसके हैं, और आज मैं यहां सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूं। उसी वक्त किशन मीरा को देखता है और उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत नजर आती है। मीरा को देखकर किशन को भी बहुत दुख होता है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे खेत हैं। तुम उन्हीं में काम कर लेना। ठीक है, तो मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। किशन काम के लिए खेत पर जाने लगता है। तभी रास्ते में हीरा आ जाता है। किशन, क्या तुमने सोचा है कि मेरी बेटी को कैसे बचाओगे? अच्छा, एक बात बताओ, यह जो घर है और इतनी सारी जमीन है, क्या यह सब श्याम और सरिता की है? क्या यह सब पहले तुम्हारी थी? नहीं, यह सब मेरी थी और अब मीरा की है। पर भगवान की लीला देखो, मेरी बेटी वहीं नौकर बनकर रह गई है। उसे इतना काम करते देख मेरा दिल जल उठता है। कुछ भी करो किशन, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। किशन सोचते सोचते आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। मीरा के चाचा कितने अच्छे हैं। देखो तो, मीरा को कितनी अच्छी तरह रखते हैं। और तो और सुना है कि किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। ऐसे चाचा कहाँ मिलेंगे किसी को। किशन यह सारी बातें सुनते सुनते अपने घर जाता है और रात भर मीरा के बारे में सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में मीरा को बचाने की एक तरकीब आती है। काका, आज श्याम काका आपको अपने घर बुला रहे हैं। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग जरूर घर पर आइए। दूसरे दिन सुबह किशन गांव में घूम घूम कर सबको मीरा के घर आने के लिए बुलाता है और सभी राजी हो जाते हैं। चल महारानी, पूरा काम खत्म करने के बाद ही कल की रोटी खा लेना। और हाँ, घर में सोने की जरूरत नहीं, बाहर ही रहना। घर पूरा गंदा हो जाता है। सारे गांव वाले मीरा के घर जाते हैं और वहां मीरा के साथ हो रहे जुल्म को देखकर हैरान रह जाते हैं। किशन की चाल से सब कुछ सुलझ जाता है और अब सरपंच को भी सारी बातें पता चल जाती हैं। वह मीरा के चाचा को सजा दे देते हैं और मीरा को सारी संपत्ति वापस कर दी जाती है। मीरा रोते रोते वहां से बाहर चली जाती है। तभी पूरा गांव यह सब देखकर दंग रह जाता है। सरपंच को भी सारी बातें पता चल जाती हैं। वह मीरा के चाचा को सजा दे देते हैं और मीरा को सारी संपत्ति वापस कर दी जाती है। किशन बेटा, अगर तुम मेरी बेटी मीरा को बचा लोगे तो हम लोग आराम से जा सकेंगे। एक और एहसान कर दो, मेरी बेटी से शादी कर लो। किशन, तुम्हारे जैसे नेक दिल लड़के और कोई नहीं मिलेगा। पिताजी, माँ, आप दोनों इस रूप में, यह कैसे मुमकिन हुआ? और मैं इस जन्म में भी आप दोनों को याद हूँ, यह कैसे हो सकता है? लगता है बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर भगवान को भी दया आ गई। उन्होंने हमें इस रूप में जन्म दिया, पर पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। इसी वजह से हम दोनों तुम्हारी मदद कर पाए।
अब ठीक है बेटा, हमारा समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए।